साल का बजट एक लोकप्रिय बजट माना जाता है जिससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली थी। इसी बजट में इनकम टैक्स में छूट, सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, सस्ती दवाओं और इंश्योरेंस में सुधार जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। इस साल सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था पर है। इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स सरकार के साथ अपनी अपेक्षाएं साझा कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले बजट में इन प्राथमिकताओं को आ जाएगा। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 2026-27 का जो बजट आना से लोगों को क्या उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में 13 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। किसान सम्मान निधि में 50% बढ़ सकती है सालाना रकम। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर 300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें। पीएम सूर्य घर योजना 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 80,000 रुपए सब्सिडी मिल सकती है। आयुष्मान भारत 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को फायदा। इनकम टैक्स 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री। बजट 2026-27 से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जेपी नेता, आनंद राय सपा नेता और हरजिंदर सिंह जो कि एमएसएमई एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हरजिंदर सिंह जी से करते हैं। हरजिंदर जी, जिस तरीके से बजट 2026 कल पेश होना है, लोगों को बहुत उम्मीद है इस बजट से, खासकर आम लोगों को उनको टैक्स में राहत मिल सकती है। इस बार बजट में एमएसएमई को और बढ़ावा देने की भी बात सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं इस बार 2026 के बजट को? अनम्यूट कीजिएगा हरजिंदर सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नमस्कार जी। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ पे आज बुलाने के लिए। जो एमएसएमई है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेक्टर की तरह है। ग्रोथ इंजन इंडिया का माना जाता है, बल्कि दुनिया का माना जाता है। और इसको जिस तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए था वो शायद अभी तक मिल नहीं पाया, और इसकी बहुत सारी वजह है। हम लोग जानते हैं कि एमएसएमई का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आधा, मतलब जो जितना देश में एक्सपोर्ट किया जाता है उसका लगभग आधा 48% के आसपास वो एमएसएमई के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बावजूद अगर हम देखें तो लगभग 90% के आसपास जो एमएसएमईज हैं वो माइक्रो सेगमेंट से आते हैं। और इस वजह से जो जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जा सकता है एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने से, हम लोग देख रहे हैं कि एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है पिछले 10 साल से लगभग कांस्टेंट है। मतलब ये फिगर्स में चेंज नहीं आ रहा। तो मेरा ये मानना है कि जब तक एमएसएमई को प्रॉपर बढ़ावा नहीं मिलेगा, उनको जो इंसेंटिव्स हैं वो नहीं प्रोवाइड सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अवेयरनेस की कमी है। उसमें कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से एमएसएमईज उसका जो लाभ उठाना है वो लाभ नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। जो वो एडवांटेज उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ये सारी चीजें अगर सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट की जाए तो मेरा ये मानना है कि एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। स्पेशली जो स्मॉल सेगमेंट है उसको, माइक्रो सेगमेंट है उसको स्मॉल सेगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रैक्टिस है, सरकार अगर उस पर फोकस करे तो मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा आज की डेट में। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। विवेक जी, अगर हम बात करें तो 2026-27 बजट कल पेश होने वाला है। आम नागरिकों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं इस बार जो सैलरी लोग हैं या फिर जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं इस बार फ़ायदा होने की उम्मीद नज़र आ रही है।
जी ऐसे जी बिल्कुल, लोग इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए हैं। कल का बजट अपने आप में एक इतिहास बनाने जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी लगातार 9वीं बार भारत सरकार का बजट पेश करने जा रही है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस बजट से सबको बड़ी उम्मीदें हैं, हम लोग को भी बड़ी उम्मीदें हैं। बड़ा फीडबैक हम लोगों से दिया गया हम लोगों के द्वारा। आयकर स्लैब में बदलाव, रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों पे विशेष जोर रहने की हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। मुझको लगता है कल के बजट से भारत की अर्थव्यवस्था में एक तेजी दिखाई पड़ेगी। और वो तेजी उस दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है जो हम सब लेके चल रहे 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। अभी हरजिंदर सिंह जी जिस तरह से एमएसएमई क्षेत्र की जो जरूरतें बता रहे थे, उसको भारत की अर्थव्यवस्था में उसकी उपयोगिता बता रहे थे। उन सभी सेक्टरों को इसमें कुछ ना कुछ बजट में प्रावधान होना तय माना जा रहा है। हमें बहुत उम्मीदें हैं और हम बहुत इस बजट के लिए प्रतीक्षारत हैं। उम्मीद है कल सबकी उम्मीदें पूरी होंगी। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी से आनंद राय भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, जिस तरीके से बजट कल पेश होना है, आम आदमियों को इस पर बहुत उम्मीदें हैं। समाजवादी पार्टी की फिलहाल क्या राय है इसको लेकर? देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही बजट पेश किया है इस देश में, और जब जब उन्होंने बजट पेश किया तब तक चरम सीमा पहुंची है। और लोगों को नुकसान का हर्जाना चुकाना पड़ा इस देश में। उन्होंने जो जो बातें कही हैं वो बातें तो फेल होती रही हैं। उनसे पूछा गया कि प्याज और लहसुन के दाम बढ़ गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं तो नहीं खाती, जिसको खाना हो चिंता करे। तो ऐसी गंभीरता पूर्ण उन्होंने जवाब दिया जिससे देश बहुत आहत है। और जब जब इस देश में बजट भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, तब तक लोगों को निराशा हुई है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो। अब देखिए, सोना 3 लाख पार पहुंच गया, चांदी 3 लाख पार पहुंच गया, सोना 1.5 लाख पार पहुंच गया। तो इससे व्यापारी भी असंतुष्ट है और जो खरीदार है वो भी बहुत असंतुष्ट हैं। हम तो कहते हैं पेट्रोल डीजल जो के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो क्रूड ऑयल है वो सस्ते पे सस्ता होता रहा और जो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे कि उसको भी जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है और लोगों की जेबों का ख्याल रखना चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं डीजल को सब्सिडी में डाल दिया जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं वो जमीनी लेवल पे कम हो जाएंगी, जो लोगों को फायदा होगा। तो इससे लोगों को फायदा तो होगा और लोग खुशहाल रहेंगे। सरकार जीएसटी को लागू तो किया, लेकिन पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं किया, ये मुख्य सवाल है। इसको तेल पे करना चाहिए और लोगों को सुविधा देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अमोल वर्मा जी सराफा कमेटी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, मेरा सवाल कि सोने चांदी पर ड्यूटी कम करने की मांग पुरानी है और आज इस बार भी अगर कटौती नहीं हुई तो क्या तस्करी और ग्रे मार्केट को रोकना मुश्किल होगा? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सोने चांदी में हम लोगों की ये बहुत पुरानी ये मांग चली आ रही है कि इसमें जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटाया जाए और जो जीएसटी है जी, जो पहले वैट में 1% थी, तो जीएसटी हमारी 1% करनी चाहिए इसमें, जिससे कि दुकानदारों को थोड़ी सी राहत मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से ये सोने चांदी के भाव इतनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं, उससे व्यापार आज की डेट में दुकानदारी करना बहुत मुश्किल, मतलब एक तरीके से असंभव सा हो गया है। और हर आदमी इस चीज में उम्मीद लगा करके बैठा है कि सरकार जो है वो दुकानदारों के इस मांग को जरूर सुनेगी, जो हम लोग पिछले कई बजट में उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि हम मांग को सुना जाए, पूरा किया जाए। और इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि गवर्नमेंट हम लोगों की इस मांग को जरूर पूरा करेगी।
बिल्कुल। अमोल जी, एक सवाल और है कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं उन पर हॉलमार्किंग के कड़े नियम जो है वो चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या बजट में उनको कोई तकनीकी सहायता या रिलीफ की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हॉल मार्किंग के गवर्नमेंट के जो नियम है उसमें थोड़े से चेंजअप होने चाहिए, जिससे कि छोटे दुकानदारों को इस चीज से कहा कि जो कि अपने कंप्यूटर वगैरह से वर्किंग नहीं कर पाते हैं, मैनुअल वर्किंग कर पाते हैं, तो उनके लिए इस चीज में थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हरजिंदर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। बजट 2026 की अगर हरजिंदर जी बात करें तो उसमें डिजिटल और एआई अडॉप्शन की बात कही जा रही है। क्या एक छोटा फैक्ट्री मालिक जो है वो इसके लिए तैयार है? आपको लगता है कि इससे जो छोटे फैक्ट्री मालिक है या जो लोग छोटा व्यापार करते हैं उसके लिए तैयार होंगे, या इसके लिए उनको सब्सिडी देनी चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर बड़े एक कटिंग दौर से निकल के आ रहा है, कैपिटल इंटेंसिव होता जा रहा है। तो उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, अगर नई टेक्नोलॉजी, ज्यादातर एमएसएमई पुरानी टेक्नोलॉजी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो जब तक वो अपग्रेड नहीं करेंगे, तो जो सरकार चाहती है या हम लोग चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन उनका बढ़े, इकोनॉमी हमारी बढ़े, तब तक वो बढ़ना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो इसको कैसे सरकार कितना सीरियसली लेती है, क्योंकि एआई भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है, और उसको हम जितनी जल्दी हम लोग कैटर कर लेंगे, मेरे ख्याल से वो सरकार के लिए, हमारे देश के लिए और एमएसएमई तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अनुपमा श्रीवास्तव जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुपमा जी आपका के न्यूज़ में। सबसे पहले तो और मेरा सवाल है कि जीडीपी ग्रोथ करीब 7% के आसपास है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो कम हो रही है। क्या ये बजट आम आदमी की जेब में पैसे डालेगा या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पर खर्च करेगा? क्या लगता है इस बजट पे क्या होगा? मुझे लगता है कि इस बजट से जो आशाएं हैं वो मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लिए ज़्यादा हैं। और खासकर अभी मेरे पहले वक्ता थे, उन्होंने भी बताया कि कुछ चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है, और उसकी वजह से जितना भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो खाना, चाहे वो मतलब इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, ये बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है वो भी कम हो रही है। तो हमारा बजट से यही आशा है कि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाए, और इसके लिए सब्सिडी जो पेट्रोल और डीजल पे, इस तरह की चीज़ों पे जो आप करते हो, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, और ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो हमारी चीज़ें जो की ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो सकेंगी, और ये बजट वाकई में मिडिल क्लास लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक बात रही कि जो अदर सेक्टर्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेट्स हैं, उनके लिए हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर शुड बी गुड, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक कॉरपोरेट्स अपनी बढ़ोतरी के बारे में नहीं सोच सकेंगे। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है। हमारी जो एमएसएमई या इस तरह की जो गिग इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर या असंगठित क्षेत्र, उसको, उनके जो भी वर्कर्स हैं, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार को इस बजट में सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उनके लिए इस तरह के अनुपमा जी, देखिए सरकार तो खर्च कर रही है, लेकिन जो निजी कंपनियां हैं वो निवेश नहीं कर रही हैं। तो क्या कॉर्पोरेट टैक्स में और रियायत की जरूरत है या फिर डिमांड बढ़ाने की? दोनों ही बातें मैम, क्योंकि भी कम करने की जरूरत है इस तरह की चीजों में, जो कि हमारे जैसे जो भी टैक्स पेइंग ग्रुप है, जो कि टैक्स को पे करता है, उन लोगों के लिए हमको ये साथ में ये भी सोचना है कि वही है जो कि निवेश भी है। और ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इकोनॉमिक्स में कि जब आप इनकम टैक्स रेट बढ़ा देते हो तो जो उस ग्रुप में आते हैं जो लोग, वही वो लोग हैं जो कि हमारी आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश भी करते हैं। तो उनको डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे टैक्स रेट लगा रहे हो
जिससे कि उनको डिमोटिवेशन होगा, तो उसका प्रॉब्लम यही होता है कि फिर हम टैक्स इवेट करने लगते हैं। या जीएसटी में भी जैसे अभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे, जो एक तरफ हम टैक्स बढ़ाने की सोचते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की गवर्नमेंट जो सोच रही है, तो क्या वो उद्देश्य को पूरा कर पा रही है, और अगर नहीं तो कैसे हम उसमें टैक्स में उनको ये बेनिफिट्स दे जो टैक्स पेयर्स हैं। तो उसके लिए मुझे तो यही लगता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 का उसे 1 लाख कर देना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली पीपल आर मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मुझे ऐसा मानना मेरा है। ठीक है अनुपमा जी, वापस आएंगे विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। विवेक जी, पिछले बजटों में अगर हम बात करें तो विकसित भारत का एक रोड मैप दिखा, लेकिन बेरोजगारी और जो ग्रामीण मांग है वो अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। तो इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या ठोस होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? विवेक जी सुन रहे हैं? अब आवाज आ रही मेरी? जी। देखिए, इस बजट में ऐसी कृषि सेक्टर और बुनियादी ढांचे में विशेष जोर रहेगा। जिस तरह से डेवलपमेंट की ओर रेलवे कदम बढ़ा रहे हो, बुनियादी ढांचों में भी ज्यादा धन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस पे जोर दिखेगा, और कहीं ना कहीं जो लोग बेरोजगारी की बातें करते हैं उनको प्रदेश के आंकड़े देख के बताने चाहिए। बेरोजगारी दर में आई है, और जहां तक सोने चांदी का सवाल है, सबको मालूम है सोना चांदी इस समय तमाम कंट्रियां खरीद रही हैं, डॉलर के अपने खजाने खाली कर रही हैं। प्रदेश को भी इसको देख करके सोने चांदी के दामों पर चर्चा करनी चाहिए। सब कुछ देखते हुए आज भारत जैसे देश का बजट वैश्विक परिदृश्य को देख करके भी बनता है, उससे भी प्रभावित होता है। तो मुझको लगता है कि मजबूत बजट आएगा, और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था ने हर अवसर पर अपनी मजबूती दिखाई है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे तमाम वैश्विक लड़ाइयों के समय भी रहा हो, और जिस तरह से ईरान के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, रसिया से तेल लेने की भी लोगों को मनाही हो रही है, इन परिस्थितियों में भी भारत अपने तेल का स्टोर यथावत रखे हुए है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने पा रही चीजों को देखते हुए। मुझको लगता है कि जो बजट होगा वो भारत के लिए उपयोगी और मजबूत बजट होगा। ठीक है आनंद राय जी, देखिए हमेशा विपक्ष कहता है कि ये जो बजट आता है ये सिर्फ सरकार सिर्फ बड़े घरानों के लिए लेकर आती है और उनकी मदद करती है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं, हम उनके लिए बजट लेकर आ रहे हैं ताकि उनको आगे चल के व्यापार करने में मदद मिल सके, या जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको मदद मिल सके और वो आगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके आगे अपना बैकअप प्लान तैयार करें और तमाम चीज़ें। ऐसे में विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ बड़े घराने ही इससे इफेक्ट होते हैं, जबकि एमएसएमई में तो छोटे उद्योगों को भी बहुत प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, ऐसी 2014 से पहले भी हमने सरकारों को देखा है और उनके नीतियों को देखा है, उसके पहले बजट देखा है, और खुशहाली तबकी और अब में बहुत फर्क है। और 2014 के बाद आपने सही कहा, पूंजीवादियों की सरकार बन के रह गई है, आम लोगों से बहुत दूर नहीं कहा, आप ही कह रहे हैं। जैसे डॉलर रिकॉर्डिंग रुपया जो सरकार चिल्लाती थी, चौराहे चौराहे पे घूम के रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री गरिमा गिरती है, आज रुपया कहाँ है, डॉलर कहाँ है? तो हम कह रहे हैं कि हमारा देश 55 लाख करोड़ के कर्जे में था 2014 से पहले, आज 255 लाख करोड़ के ऊपर चल रहा है। तो ये कर्जा हमारे ऊपर क्यों बढ़ाया जा रहा है? आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ावा दे रहे हो, आप रोड तैयार कर रहे हो, हम कह रहे हैं हमको धीमे धीमे चाहिए, हमको कर्जे की जिंदगी नहीं चाहिए, हमको अपने घर में हम धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आप इतनी तेजी से बढ़ा के कर्जा हमारे और आपके ऊपर लादने का प्रयास किया जा रहा है। जो कर्जा हमारे ऊपर 10,000 रुपया था, आज 1 लाख 1.5 लाख हम एक व्यक्ति के ऊपर बढ़ गया। तो देखिए, सरकार हर मामले में फेल रही है
और जहां जहां इन्होंने वादा किया वहां वहां फेल हुए हैं। इन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों की कटौती की मांग की थी कि मैं सरकार आएगी तो घटा दूंगा। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। पेट्रोल टंकियों पे व्यापारियों के पक्ष में इन्होंने वादा किया था, वहां फेल हुए थे। इन्होंने विद्यार्थियों पे वादा किया था, वहां फेल हुए थे। तो देखिए, ये बस झूठ बोलने की वाली सरकार है और झूठ के सिवा इस सरकार ने कुछ और नहीं किया। चलिए, कल के बजट में क्या होगा आनंद जी, देखते हैं। फिलहाल एमएसएमई की अगर हम बात करें, हरजिंदर जी मैं आपके पास आऊंगी कि हम आज भी चीन से बहुत सारा कच्चा माल ले रहे हैं। अगर हम, क्या बजट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसा कोई इंसेंटिव स्कीम आ सकती है जो हमें चीन पर निर्भरता कम करने में मदद करे? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और समझनी मैम, ये बहुत ज़रूरी है कि एमएसएमई सेक्टर बेसिकली उसको ऐसे बना दिया गया है कि हम कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे अपने पास। हम जितनी भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, उसकी 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो जब तक हम 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, जिस तरीके की हम इकोनॉमी सोचते हैं, जिस तरीके का हम एम्प्लॉयमेंट सोचते हैं, वो हमारे लिए अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जैसे अगर मोबाइल फोन्स की बात की जाए। दूसरा एग्जांपल्स है जैसे ई व्हीकल्स की बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन इसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आज भी चाइना से आते हैं, और हम उसको असेंबल करके आगे बेच रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है जिससे कि हम कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करें। दूसरी बात क्या है कि टेक्नोलॉजी की बात आती है कि टेक्नोलॉजी में भी चाइना काफी आगे है। टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए R&D के ऊपर स्पेंडिंग गवर्नमेंट को हालत में बढ़ानी चाहिए, मेरा ये मानना है। और मेरे ख्याल से हमारे सारे पैनल्स भी ये अग्री करेंगे, आने वाला जमाना टेक्नोलॉजी का है। बिल्कुल, नो डाउट। तो जल्दी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, ये भी एक सीखने की चीज है। इसके लिए सिर्फ सीखने के साथ इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। जब तक ये दो चीजों के ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारी निर्भरता टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे बाहर के देशों पे रहेगी, तो हम कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना है। ठीक है अमूल जी, मेरा सवाल आपसे कि आज की पीढ़ी जो है वो डिजिटल गोल्ड और जो ETF में निवेश करे है, क्या पारंपरिक के लिए ये खतरा है? और सरकार को जो फिजिकल गोल्ड की खरीद पर जो मेकिंग चार्जेस हैं या टैक्स है, उनमें राहत देनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को फायदा हो सके। देखिए, जो आज की जनरेशन है वो इन्वेस्टमेंट जो कर रही है वो फिजिकल गोल्ड पे कर रही है, और जो बॉन्ड वगैरह के थ्रू हो रहा है तो उसमें ज्वेलरी तो उसमें मिलती नहीं है। ज्वेलरी के लिए तो आपको ज्वेलर्स के पास में ही जाना पड़ेगा। और मेन जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी पे ही है। तो लेकिन अब तो सोना भी आसमान छू रहा है, अब तो लोग वो भी कतराने लगे। तो बस मेन हम लोगों की जो दिक्कत है वो यही है कि गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा रिबेट दे, जिससे कि दुकानदार राहत मिले और वो अपना अच्छे से व्यापार इस चीज को कर सके। बिल्कुल। अनुपमा जी हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़ी हुई हैं। अनुपमा जी, अगर हम यहाँ पर छोटे जो उद्योग वाले लोग हैं उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा ये बात कहता है कि जो छोटे उद्योग करने वाले व्यापारी हैं उनको बजट में कुछ खास नहीं मिलता है, तो लगता है इस बार हमें छोटे उद्योग वाले जो लोग हैं उनको मदद मिलेगी इस बजट के जरिए, चाहे वो 13 लाख के बाद जो सालाना सैलरी वाले लोग हैं उनको फ्री टैक्स हो गया, या फिर जो रूरल एरियाज में वहाँ पर भी जो किसान हैं उनको भी अब, क्योंकि जब आप ध्यान दे रहे तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी उनको देना पड़ेगा, तब वो आगे और बेहतरी से काम कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये छोटे उद्योग ही अब इस समय अगर कहा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था का केंद्र है। वो MSME हो, चाहे वो गिग इकोनॉमी हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हो, मतलब इस तरह के जो लोग अपने लिए खुद से, क्योंकि सरकार के द्वारा जो रोजगार देने के अवसर हैं वो कम हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में पूरा रोजगार है वो इसी तरह से मिल रहा है लोगों को। तो अगर हम इस सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाएंगे इस बजट के थ्रू, उनको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, उनको किसी तरह की सुविधा नहीं दे पाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार जरूर इस पे ध्यान देगी कि जो भी इस तरह के वर्कर्स हैं, इनके बारे में काफी इधर बात भी हुई है
कि जैसे जो भी इंस्टामार्ट्स हैं जहाँ पे कि हमारे डिलीवरी पर्सन्स काम करते हैं, या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अपने लिए खुद एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, मतलब हम स्किल पे जोर दे रहे हैं इस समय, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक कंपोनेंट है कि नहीं, स्किल और टैलेंट पे हमें डिग्री बेस्ड एजुकेशन से इस तरफ आना है। तो मुझे लगता है एजुकेशन और हेल्थ ये दो इम्पोर्टेंट सामाजिक क्षेत्र हैं जिन पे सरकार को बजट में जरूर प्रावधान करना चाहिए। इस तरह की इकोनॉमी में जो वित्त मंत्री के बजट में क्या है अनुपमा जी, ये तो कल पता चलेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है। देखिए, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।